नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज जो अपना टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने के दृष्टिकोण या उपागम या वो तरीके जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो हम पढ़ने बैठते हैं तो उसको पढ़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो तरीकों की बात आती है तो सीधी सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में दृष्टिकोणों की भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या क्या विचार रखते हैं। इसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो वास्तविकता है उसके बारे में जो विद्वान लोग हुआ करते हैं ना, उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। कुछ लोग उदारवादी हैं, कुछ मार्क्सवादी हैं, कुछ यथार्थवादी हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, पहले से ही हैं वो। जैसे उदारवादी हैं तो वो शांति पे बात करते हैं। अब वो शांति पे बात करते करते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ने आ गए या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो वो फिर किस पे ज्यादा जोर देंगे? शांति पे देंगे, क्योंकि उनकी पहले से विचारधारा क्या है? शांतिवादी यानी उदारवादी। कुछ यथार्थवादी हैं जो वास्तविकता को ज्यादा देखते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखेंगे तो मानेंगे कि जो ताकतवर वो सब कुछ कर रहा है, इसलिए वो क्या मानेंगे? शक्ति राजनीति पे विश्वास करेंगे। फिर कुछ मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अलग अलग प्रकार के जो विद्वान होते हैं वो सब जाकर के जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उससे क्या पैदा होते हैं? दृष्टिकोण पैदा होते हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम कहते हैं। विश्व राजनीति के संबंध में तीन चलते हैं: यथार्थवादी, उदारवादी और मार्क्सवादी। ये लगभग यही पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये तीन प्रमुख सिद्धांतिक दृष्टिकोण से पढ़े जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं। अब इसमें क्या है कि अब तक जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के इतिहास में दो चीजों को वर्सेस करके पढ़ा गया। कौन कौन से? यथार्थवाद वर्सेस उदारवाद। एक दूसरे के विपरीत खड़े रहते हैं। यथार्थवाद शक्ति राजनीति पे विश्वास करते हैं, हिंसा पे विश्वास करते हैं, और उदारवादी जो हैं वो शांति पे विश्वास करते हैं। तो दो दृष्टिकोण शुरू से लेकर आज तक बराबर बने हुए हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो हम आधुनिक विश्व की बात भी करते हैं, और आधुनिक विश्व की जब हम बात करते हैं तो कुछ नए दृष्टिकोण और पैदा हुए। और वो कौन से हैं? वो इस अध्याय के अंतर्गत नव यथार्थवाद और दूसरे नव उदारवाद, ये और चीजें हमारे सामने आ गई। यानी दो दृष्टिकोण और अब नए पैदा हुए हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो कुल मिलाकर के इस स्लाइड में हमने क्या जाना कि विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के अलग अलग सोच होती है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। उसको अध्ययन करने के उपागम यानी अलग अलग तरीके से वो अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कोई लोग उदारवादी तरीके से, कोई यथार्थवादी तरीके से, तो कोई मार्क्सवादी तरीके से। अब हम जो आज जो दृष्टिकोण पढ़ेंगे, मतलब उन विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे जो एक विशेष दृष्टिकोण लेके चल रहे हैं, उस विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे जो एक विशेष दृष्टिकोण लेके चल रहे हैं। तो वो विशेष दृष्टिकोण या विचारक कौन है वो हम जानेंगे। तो आज का जो दृष्टिकोण, उपागम या सोच जो है वो कौन सी है? आदर्शवादी उपागम की सोच, उपागम या दृष्टिकोण। हालांकि किसका पार्ट है? उदारवाद का पार्ट, और यही प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद की तरफ से पढ़ा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब है आदर्शवाद। आदर्शवाद यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, जो आदर्श है, यानी ऐसी विश्व व्यवस्था इसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, वो आदर्शवाद है। अब इसका जन्म कब हुआ? इस विचार का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ, और आमतौर पर यह माना जाता है कि अमेरिका और फ्रेंच क्रांतियां जो हैं उनका आदर्श, यही बोल सकते हैं, उनको विचार देने वाली चीज कौन सी थी? आदर्शवाद थी, उनको एनर्जी देने वाली चीज। ठीक है, फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन था? आदर्शवाद ही था। तो एक बात तो समझ में आई कि इसने किसको प्रेरणा दी थी? अमेरिकन और फ्रेंच क्रांति को प्रेरणा दी थी। अब बात ये उठती है कि दे दी, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये आया कब और कैसे आया? तो फिर बात आती है कि 1795 के अंदर एक विचारक था, इसका नाम था कोंडरसेट। ये याद रखना भाई, कोंडरसेट 1795। और उसने क्या बताया? एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की। उसने कल्पना मतलब इमेज की कि भाई एक विश्व होगा, और उस विश्व में क्या होगा? कल्पना की कि जिसमें न युद्ध होगा, न तो उस विश्व में युद्ध होगा, न विषमता होगी, और न ही अत्याचार होगा। क्योंकि अत्याचार होगी और विषमता होगी तो ही तो युद्ध होगा ना। तो न अत्याचार होगा, न विषमता होगी, और युद्ध भी नहीं होगा, और बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्था होगी पूरे विश्व के अंदर। यही क्या है? आदर्शवादी विश्व, यानी ऐसा विश्व इसमें कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब सबसे पहले आदर्शवादी विश्व की कल्पना किसने की? कोंडरसेट ने की। कब की? 1795 में। और उसने कहा कि ऐसा विश्व होगा, इसमें युद्ध होगा, ना विषमता होगी, ना अत्याचार होगा, बहुत ही शांतिपूर्ण विश्व
होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब इस आदर्शवादी दृष्टिकोण को हम आगे बढ़ाते हैं तो इसमें एक शब्द आता है, क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आदर्शवाद का मतलब ही चाहिए है। ठीक है, आदर्श का मतलब क्या है? आदर्श का मतलब बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठ होता नहीं है। उसके लिए हम लोग यही कहा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बाकी सर्वश्रेष्ठ चीज नाम की दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये मान करके कि ऐसा होना चाहिए और हम उसके पीछे लगे रहते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए लगे रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? आदर्श कहा जाता है। तो आदर्श का मतलब क्या है? जहां चाहिए शब्द है वही आदर्श है। तो आदर्शवाद की मेन चीज क्या होती है? क्या होना चाहिए। और ये मैंने बहुत पहले ही पढ़ाया था आपको। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए 3 बातों पर बल देता है। 3 बातें कौन सी है? किसका समाधान करने के लिए? जटिल समस्याएं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। ये जो आदर्शवादी ने कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्याओं का समाधान अगर करना है तो आदर्शवादी तरीके से करना होगा, और उसके लिए 3 काम कर लो। यानी आदर्शवाद 3 काम करने के लिए कहता है। वो 3 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम वो कहते हैं कि राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पे चलना चाहिए। सबसे पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवहार है ना, उसमें किस पे चलना है आपको? नैतिक सिद्धांतों पे, मोरल थ्योरी पे चलना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक सिद्धांत सब कुछ है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं जो आदर्शवादी हैं वो। ठीक। और परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहना है। अब परंपरागत शक्ति राजनीति कौन सी होती थी? जैसे राजा। अब राजा क्या है? दूसरे राजा से लड़ेगा तो हिंसा होगी। तो इस प्रकार की राजतंत्रात्मक या जो परंपरागत शक्ति राजनीति हुआ करती थी, शक्ति से राजनीति चलाना अंतर्राष्ट्रीय विश्व में, उससे दूर रहना है पूरे विश्व को। ठीक है ना? और रहने का प्रयत्न करना चाहिए, पहली बात। यानी कि परंपरागत जो शक्ति राजनीति है उससे दूर रहना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी होते हैं। वह शक्ति राजनीति की बात कौन करता है? सर्वाधिकारवादी। जैसे हिटलर है, मुसोलिनी है, ये कौन थे? सर्वाधिकारवादी। ये हमेशा प्रबल पोषक रहे किस बात के? शक्ति राजनीति के, कि शक्ति होनी चाहिए और पूरे विश्व पे हमारा ही राज होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना है। कौन कहता है? आदर्शवादी। अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास, यानी जो हिटलर मुसोलिनी के दल थे उनको समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो 2 बातें हुई। पहली कौन सी हुई? कि परंपरागत शक्ति राजनीति, मतलब राजा महाराजा जो आपस में लड़ा करते थे वो राजनीति खत्म हो। दूसरी, ऐसे दल खत्म हो जो किस पे जोर देते थे? शक्ति पे जोर देते थे। तीसरे, जो कि सर्वाधिकारवादी जिन्हें कहा जाता था। तीसरा, विश्व सरकार। अब ये दोनों काम कब होंगे भाई? परंपरागत शक्ति राजनीति से दूरी कैसे बनेगी और जो सर्वाधिकारवादी दल हैं वो समाप्त कैसे होंगे? तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या? कि एक विश्व सरकार बनानी पड़ेगी, जैसे यूएनओ, उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। और उससे क्या होगा? और उससे ये होगा कि शक्ति राजनीति सदैव के लिए दफना दी जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारा पावर किसके पास चला जाएगा? उस विश्व सरकार के पास चला जाएगा, यूएनओ जैसी विश्व सरकार के पास चला जाएगा। ऐसा किसमें माना गया? आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंदर माना गया कि ये कह सकते हैं कि वो व्यवस्था जिसके अंदर पूरे विश्व को कल्याणकारी तरीके से देखा गया, उस व्यवस्था का निर्माण यहां हुआ। समझ में आ गई बात? यानी कहीं युद्ध नहीं होगा, इतना समझ लो। और उसका तरीका यही है, परंपरागत शक्ति राजनीति दूर कर दो, राजा महाराजा वाली व्यवस्था खत्म करो। दूसरी, ऐसे दल खत्म करो जो कि शक्ति राजनीति पे जोर देते हैं, शक्ति सब कुछ मानते हैं, जैसे सर्वाधिकारवादी दल, उनको समाप्त करो। और ये दोनों समाप्त तब होंगे जब पूरी विश्व सरकार बनेगी। ऐसे 3 बातें आदर्शवादियों ने कही थी, और उन 3 बातों के थ्रू वो पूरे विश्व के अंदर एक आदर्श विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। अब बात आती है कि आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक कौन है? तो उसके समर्थकों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का नाम सबसे पहले आता है। ठीक। अब उन्होंने क्या बताया, जो कि एक प्रोफेसर भी थे पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, वे एक ऐसी विश्व चाहते थे। एक तो हमने 1795 में कॉन्डरसेट पढ़ा, वो आदर्शवादी व्यवस्था लाना चाहते थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है वुड्रो विल्सन, वो जो कि राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, वो भी ऐसा चाहते थे। वे एक ऐसा विश्व चाहते थे जिसमें लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, लोकतंत्र जहां सुरक्षित रहे, और इस विचार को जन सामान्य तक पहुंचाया जाए। कौन सा? शांति वाला विचार पूरी जन सामान्य तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए अपने 14 सूत्रीय अभिभाषण में अपनी इस दूरदर्शिता का उसने प्रतिपादन भी किया। मतलब इतना ध्यान रखो कि वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय अभिभाषण दिया
और आम जनता तक पहुंचाना चाहता था। वो किस बात को? कि पूरा विश्व शांति से रह सकता है। ऐसी विश्व शांति की संकल्पना वो ले जाना चाहता था पूरी दुनिया में। कौन? वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सन 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। उस पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन के विचार से बेहद प्रभावित जो है वहां पर लोग हुए। डेफिनेटली होने थे, जब आप पूरे विश्व में शांति की बात करें तो सब प्रभावित होते हैं। और वह पेरिस ही था जहां उन्होंने राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक इंस्टीट्यूट बनी थी राष्ट्रसंघ, आप सब जानते हैं। तो उसका प्रस्ताव किसने रखा था? वुडरो विल्सन ने ही रखा था। ये कहां रखा था? पेरिस में। यह भी आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। अगली बात आती है कि विल्सन के शांति कार्यक्रम के दो प्रमुख बिंदु थे। वो जब शांति की बात कर रहे थे ना, तो उनके शांति कार्यक्रम के दो प्रमुख बिंदु थे। कौन कौन से? पहला, लोकतंत्र और आत्मनिर्णय को प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब लोकतंत्र लाओ पूरे विश्व में, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूएनओ जैसा संगठन बनाओ। दो बातें पूरे विश्व में होंगी ना तो ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। ये उसकी आइडियोलॉजी थी। किसकी? विल्सन की। पूरे विश्व में लोकतंत्र हो और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ जैसा संगठन बने। ये दो, ये इंडिविजुअली किसकी थी? विल्सन की। अभी जो तीन बातें हमने पढ़ी थी ये पूरे आदर्शवादियों की थी। जितने भी आदर्शवादी वो तीन बातों पे सहमत करते हैं, लेकिन विल्सन तो कहता है कि तीन छोड़ो, दो ही ले आओ, खूब है। एक तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र ले आओ और एक यूएनओ बना दो, खूब है, हो गया, ठीक। और वैसे आदर्शवादियों के तीन दृष्टिकोण कौन से हैं? तो वो तीन दृष्टिकोण है कि पहले परंपरागत शक्ति राजनीति रोको, जैसे राजा महाराजाओं युद्ध किया करते थे। दूसरी, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल रोको, जैसे कि हिटलर मुसोलिनी के राजनीतिक दल हुआ करते थे। तीसरा, यूएनओ जैसी संगठन स्थापित करो। ये तो मानते सारे आदर्शवादी। और इंडिविजुअली हम विल्सन की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हैं विल्सन, उनकी हम बात करें तो वो तो कहते हैं कि दो ही ले आओ, खूब है। एक तो लोकतंत्र ले आओ हर पूरे विश्व में, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लो, खूब है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगली बात, तो विल्सन ने एक बात कही, क्या? कि भाई मैं ये दावा नहीं करता, ये दावा है, सही कर लेना इसको, कि मैं दावा नहीं करता क्या कि इसके साथ साथ परंपरागत शक्ति राजनीति, जो परंपरागत शक्ति राजनीति है वो, अथवा यथार्थ राजनीति जो है ये, उसका अंत हो जाएगा। मतलब कि राजा महाराजाओं की जो शक्ति राजनीति है, एक राजा दूसरे से लड़ेगा ही नहीं, जैसे यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं तो ऐसे लड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ये विल्सन ने पहले कह दिया कि भाई ऐसा तो मैं नहीं कहता, ऐसा दावा तो नहीं करता कि पूरी दुनिया बिल्कुल ही बैठ जाएगी, लड़ेगी नहीं कहीं जाकर के, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या है, बल्कि उसने तर्क रखा क्या कि यथार्थ राजनीति एक जंगल की तरह है। भाई होगी, पूरा विश्व है तो एक दूसरे लड़ सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा विश्व तो जंगल ही है। और जंगल की तरह पूरे विश्व में देश रहते हैं, जैसे जंगल में सारे के सारे पशु रहते हैं, ताकतवर कमजोर को मार रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा जंगल है पूरा विश्व। लेकिन वो कह रहा है कि जहां खतरनाक जानवर घूम रहे हैं, ऐसा विश्व है, ये मानते हैं, जैसे अमेरिका और रूस जैसे खतरनाक देश, वो क्या है, खतरनाक जानवर ही है, ऐसे घूम रहे हैं। और उनमें शक्तिशाली व धूर्त शासन भी कर रहा है। ये भी दिख रहा है कि जो शक्तिशाली है, जो धूर्त है, वो शासन कर रहे हैं, वो अपनी ताकत अब धूर्त ही है। पश्चिमी देश धूर्त है, यूक्रेन को बेचारे को फंसा दिया, और किससे लड़वा दिया? रूस से लड़वा दिया। तो ये क्या है? सीधी सी बात है, विल्सन वाली बात सही है क्या, कि शक्तिशाली और धूर्त जो है वो शासन कर रहे होते हैं। और ये बात सही है कि पूरे विश्व के अंदर जो ताकत वाले लोग हैं वो शासन कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है एक बात हो सकती है, क्या? कि राष्ट्रसंघ अगर बन जाए, भाई ये सारे दुनिया के देश तो क्या है, जंगल है। पूरी दुनिया के देशों को आप मान लो कि वो पूरी दुनिया क्या है, एक जंगल, और ये सारे देश क्या है, जंगली जानवर, और ये आपस में एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं। वो कहते हैं कि पूरा विश्व जो है ना वो तो है जंगल, और उस जंगल में ये जो देश है ना पूरे विश्व में रहने वाले, वो उसके अंदर रहने वाले वो जानवर है जो आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसी विश्व व्यवस्था तो है, लेकिन इस पर कंट्रोल किया जा सकता है आदर्शवादी तरीके से। अब वो क्या है कंट्रोल, वो देखो। वो कहता है कि राष्ट्रसंघ के अंतर्गत यह पशु पिंजरे में डाल दिए जाएंगे, यानी जो विश्व के जो देश है ना वो उठा करके राष्ट्रसंघ में शामिल कर दिए, मतलब वो किस में फंस गए, पिंजरे में फंस गए। पूरी दुनिया आपस में दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर तो कम से कम नहीं जाएगी, ठीक है ना, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पिंजरे में डाल दी जाएंगे, जो हालांकि ये बात जब विल्सन ने कही थी ना उसके बाद तो जो है दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, क्योंकि विल्सन ने तो राष्ट्रसंघ बनवाया था, और राष्ट्रसंघ के बाद में 1919 की तो बात है। तो ये तो जो वुडरो विल्सन है इसने तो राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिए तो काम किया ही था, लेकिन राष्ट्रसंघ फेल हो गया और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो इसका मतलब कि ये बात तो मान रहे हैं
कि विल्सन की बात पूरी तरह से सही तो नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक उसमें सच्चाई जरूर थी। और क्या थी वो देख लेते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाओगे ना तो पूरे देश क्या हो गए, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्य बनेंगे और एक पिंजरे की तरह वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दबावों द्वारा नियंत्रण में रहेंगे और इस प्रकार यह जंगल एक चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान बन जाएगा। मतलब वो सब जंगल वो पिंजरे में रहेंगे और छोटे छोटे पिंजरों में अगर वो फंस जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर, तो सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो एक क्या बन जाएंगे, चिड़ियाघर बना देंगे, ठीक है ना। और वो सारे के सारे जितने भी खतरनाक जानवर वो चिड़ियाघर में फिट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो उतने खतरनाक नहीं रहेंगे, इतनी तो बात है। हालांकि दूसरा विश्व युद्ध फिर भी हुआ, लेकिन वो पहले ही कह रहा था कि ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध तो होगा लेकिन कंट्रोल में होगा। और फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध के लिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था बनाई और आज कुछ हद तक हम सफल भी हैं, ठीक है। पूरी तरह तो जो है पूरी दुनिया जो है सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सफल आज हैं। अब बात आती है कि भाई आप जो विल्सन की बात थी वो हम समझ में आई। क्या थी विल्सन की बात कि पूरी दुनिया एक जंगल है, पूरे देश उसके अंदर जानवर हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पिंजरे बनाओ और उन्हें कंट्रोल में लाओ। कुछ हद तक हम उनको कंट्रोल में ला सकते हैं, पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। अब हम एक दूसरे विद्वान की बात करते हैं। दूसरा विद्वान कौन है? वो है नॉर्मन एंजल। और नॉर्मन एंजल की किताब है, उसका नाम है द ग्रेट इल्यूशन। और उसमें उसने एक विशेष तर्क दिया आदर्शवाद के पक्ष में, यानी विश्व के अंदर शांति के कारण के पक्ष में, कि कैसे विश्व शांति से रहेगा। आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण वो कह रहा है कि आधुनिकीकरण होगा और आधुनिकीकरण हो भी रहा है, हमें भी मालूम है, और उसका प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पर और इसलिए विश्व शांति में आएगा। के कारण राज्यों को बाहर से निरंतर ऋण मिलेगा, बाजार होंगे, वस्तुओं की आवश्यकता होगी और वो दबाव में रहते हैं, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। किस चक्कर में? इस आधुनिकीकरण के चक्कर में। क्योंकि एक अकेला दुनिया में कोई देश ये नहीं कर सकता कि मैं अपने दम पे जी लूंगा। आज पूरी दुनिया को जो है कोई भी देश हो उसे दूसरे देश से क्या है, रिलेशनशिप है, मजबूरी है कि वो दूसरों से जुड़ करके काम करे। आधुनिकीकरण और आर्थिक अनुन्यासिकता में परिवर्तन और प्रगति की प्रक्रिया शामिल है। आज परिवर्तन होता है, प्रगति होती है, वो किससे होती है? आर्थिक अनुन्यासिकता से, आधुनिकीकरण से, इनसे प्रगति हो रही है, जो युद्ध की संभावना को कम कर देती है। क्योंकि मजबूरी है, एक देश को दूसरे देश से मतलब है, आर्थिक मतलब है, और बल प्रयोग भी निरंतर कम होता जा रहा है। और बल प्रयोग भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 1920 में इन विचारों द्वारा राष्ट्र संघ के निर्माण में कुछ सफलता मिली। 1920 में जब राष्ट्र संघ बना था तो कुछ सफलता मिली, हालांकि फेल हो गया था वो, ठीक। लेकिन और उसके बाद क्या बनाना, फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ और फिर वापस से क्या बना दिया हमने? संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया। तो कहने का मतलब हम संगठन बना तो रहे ना, इसका मतलब हमें मालूम है सब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। इसका मतलब क्यों बनाया? क्योंकि हमें लगा कि राष्ट्र संघ से कुछ हद तक हम बचे हुए थे। और अब तो हमें बहुत ज्यादा लग रहा है ऐसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बन गया उससे और ज्यादा देशों की संख्या बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए हैं, तो आज और ज्यादा दबाव के अंदर देश आए हैं, ठीक है। जैसे कि युद्ध की रोकथाम के लिए 1928 के अंदर केलोग-ब्रिया पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये किसके लिए किए गए? युद्ध की रोकथाम के लिए। क्या बनाया गया 1928 में? क्या बनाया गया था? केलोग-ब्रिया पैक्ट बनाया गया कि भाई युद्ध नहीं करेंगे और शांति से हम रहेंगे, क्योंकि आधुनिक विश्व आ गया, एक दूसरे से व्यापार के बिना पार पड़ती नहीं है, और इसलिए जो है हम एक तरह से आधुनिक विश्व में आ गए, इसलिए हम लड़ नहीं सकते, मजबूर है कि हम लड़ेंगे नहीं, शांति से रहना पड़ेगा। इस प्रकार से और एक पैक्ट करके और भी ज्यादा रोकथाम का प्रयास किया, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया था, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, जब हम नॉर्मन एंजल को पढ़ लेते हैं, जब हम विल्सन को पढ़ लेते हैं, जो कि दोनों ही क्या है, आदर्शवादी हैं, और दोनों ही दूसरा विश्व युद्ध था उससे पहले के लोग थे, और उनका प्रयास जो था उससे हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों के प्रयास द्वारा राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं स्थापित हुई, और उससे कुछ हद तक दूसरा विश्व युद्ध रोका गया और रुकता रहा। जब तक यूं नहीं हुआ तब तक रुका रहा। अब 1935 के बाद और वो व्यवस्था, वो ऐसी परिस्थिति बनी गई, दूसरा विश्व युद्ध हो ही गया, और उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होगा, उसके बाद में भी दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूं, फिर से क्या बनाना पड़ा? संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्र संघ की उपयोगिता थी। इसका मतलब क्या है? जब राष्ट्र संघ की उपयोगिता की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आदर्शवाद भी उपयोगी था। अब आदर्शवाद को जो है वो पूरी तरह नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध तो हुआ था, इसलिए आलोचना का पात्र तो इसे बनना ही पड़ेगा, और इसलिए आलोचना हम करेंगे भी। एक ब्रिटिश विचारक थे E.H. कार,
और उन्होंने उदार आदर्शवाद की सबसे विस्तृत और गहन आलोचना की। क्योंकि उदारवाद का पार्ट ही आदर्शवाद मैंने बताया भी, उसकी बहुत ही ज्यादा आलोचना किसने की थी? E.H. कार ने की थी। और उनका मत है कि यह भ्रांति है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध देश एवं जनता के बीच हितों के सामंजस्य पर आधारित है। पता है कि एक बात गलत है, एक भ्रांति है क्या कि भाई पैसों के चक्कर में एक दूसरे से लेना देना है मान लिया, लेकिन ये भ्रांति मात्र है। क्यों? क्योंकि जब अपने हित पे आती है ना तो हथियार लेके निकल जाता है देश, उसकी सीमा में जाकर के घुसो, किसी देश की सीमा में वो लड़ने नहीं आएगा क्या? लड़ेगा वो बाकी आर्थिक हित भूल जाएगा, क्योंकि पहले उसको अपने देश को बचाना है। बाकी आर्थिक हित, बाकी व्यापार, वो अनुन्यासिकता, सब फालतू बातें जाती है उस समय। तो इसलिए जो है E.H. कार कहते हैं क्या कि जब अपने ऊपर आती है ना, अपने हितों के ऊपर, तो ये सारी बातें फेल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देश और जनता के बीच हितों के सामंजस्य पर ही आधारित होते हैं। जो बेहतर स्थिति में है वह अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए लगा रहता है। जो ताकतवर और ताकतवर बनना चाहता है, ठीक, कोशिश करते हैं, वो थोड़ी रुक जाएगा। ताकतवर है वो और ताकतवर बनने के लिए एक दूसरे देश पे आक्रमण कर ही देता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि आदर्शवाद एक सिर्फ क्या है? भ्रम है। कौन कहता है? E.H. कार। ये कोई व्यक्ति रुकेगा नहीं पूरे विश्व में, अपनी ताकत को आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा करता ही रहेगा। और शेष अपनी स्थिति में बदलाव के लिए संघर्ष करते हैं। कमजोर है वो भी चाहता है कि मैं इससे जो हूं उससे बेस्ट बनूं। तो हर व्यक्ति क्या कहते हैं? E.H. कार क्या कहना चाहते हैं? E.H. कार कहना चाहते हैं कि भाई जो भी विश्व के अंदर आज देश है ना, वो अपने आप को बेटर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को और बढ़िया बनाना चाहते हैं। और बढ़िया के चक्कर में वो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, जाकर के किसी न किसी पे आक्रमण करेंगे या दूसरे का नुकसान करेंगे अपने हितों के लिए। तो इसलिए आदर्शवाद वाला कंसेप्ट पूरी तरह सही नहीं है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्य रूप से हितों और आकांक्षाओं का आपसी संघर्ष है। हित और आकांक्षा टकराएगी, युद्ध होगा, और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति रह सकती है। नहीं होगी, लड़ाई तो होगी, ठीक है। कौन कहता है? E.H. कार। और इसलिए E.H. कार क्या हो गया? यथार्थवादी हो गया। E.H. कार अपने दृष्टिकोण को यथार्थवादी दृष्टिकोण बताते हैं। दिख ही रहा है, यथार्थवाद यानी शक्ति राजनीति, ठीक, यानी शक्ति ही सत्य है। तो वो कहता है कि भाई शक्ति चलेगी, लड़ेंगे और शक्ति चलेगी, इसलिए ये अपने आप को क्या कहता है? यथार्थवादी। आदर्शवादी नहीं मानता। कौन? E.H. कार। आदर्शवाद का ही क्या है? आलोचक। फिर आते एक विचारक और मार्टिन कैप्लॉन। वो क्या कहता है? उसने कहा कि परंपरावाद यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद यानी विज्ञान की बहस को नई महान बहस की संज्ञा उसने दी। उसने कहा कि चलेगा, कोई ये कहेगा कि आदर्शवाद बेस्ट है, कोई कहेगा यथार्थवाद बेस्ट है, और ये दोनों आपस में लड़ेंगे। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस विचारक ने आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों को नई महान बहस या नई अंतर्राष्ट्रीय बहस की संज्ञा दी है? तो वो किसने दी है? मार्टिन कैप्लॉन ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की संज्ञा इसे दी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद जो है वो पूरे विश्व में शांति लाना चाहता है, और यथार्थवाद वो कहता है कि विश्व में शांति नहीं आ सकती। इन दोनों में आपस में लड़ाई रही। आदर्शवाद मैंने बताया कि उदारवाद का पार्ट है, ठीक है, उदारवाद का ही हिस्सा है। उदारवाद बोल दो चाहे आदर्शवाद बोल दो, क्योंकि आदर्शवाद इसका मेन पार्ट है। और भी उदारवाद में छोटे मोटे चलते हैं, लेकिन हमारे जो काम की चीज है वो यही है कि उदारवाद यानी आदर्शवाद, और इसका मतलब पूरे विश्व में शांति। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कॉन्ड्रेसेट को पढ़ा, 1795 में सबसे पहले विचारधारा लेके आया था। फिर हमने वुड्रो विल्सन को पढ़ा। उसके बाद हमने जो है नॉर्मन एंजल को पढ़ा, और उसके बाद उसके आलोचक E.H. कार को हमने पढ़ा, जो कि यथार्थवादी था। ये सब हमने पढ़े। इनको ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैंने अधिकतम प्रयास किया, ठीक, लेकिन अब देखो कुछ चीजें आप नोट्स में भी देख करके एक बार पढ़ोगे ना तो और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।